जब तक चीज देखी ना हो आपने तो वो किताबों से पढ़ के कॉन्सेप्ट निकले। हमारे जो उन्होंने कोई चीज इन्वेंट की है, कोई डिजाइन की है, उन्हें हम प्राइजेस वगैरह देते हैं। अभी रिसेंटली हमने 3 बच्चों को, एक ने एक डायग्नोस्टिक किट बनाई थी, एक ने कोई इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट बनाया था, और एक ने कोई ऐप बनाई थी। अच्छा। तो उन 3 बच्चों को उन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस में भी वो पार्टिसिपेट किया था, वहां से भी उनकी अच्छी पोजीशन आई थी। तो हमने उन बच्चों को 1-1 लाख का कैश प्राइज, साइंटिफिक एक्टिविटीज होती है पाकिस्तान में, हम उनको प्रमोट करते हैं, अच्छा, स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा। हमारा एक प्रोग्राम है फाइनेंशियल सपोर्ट टू साइंटिफिक सोसाइटीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो, कोई सेमिनार हो, कोई आपने कोई इनवाइटेड स्पीकर बाहर से बुलवाना हो, तो उन इवेंट्स को पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन कवर करता है। अस्सलाम वालेकुम टू साइंटिफिक कम्युनिटी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एट द प्लेटफॉर्म ऑफ साइंटिफिक पाकिस्तान वी आर ट्राइंग कि हम आपको पाकिस्तान के पोटेंशियल साइंटिस्ट से मिलवाएं, उन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलवाएं जिन्होंने अपने साइंटिफिक स्किल्स को अपने साइंटिफिक एंटरप्रेन्योरशिप पर्पस के लिए यूज़ किया। एंड द पैरेलली वी आर ट्राइंग कि हम आपको पाकिस्तान के उन अदारों से, उन पर्सनैलिटीज़ से भी फेमिलियर करवाएं और उनसे आप गो थ्रू हों कि आपको साइंटिफिकली इक्विप्ड करने के लिए और आपको अपनी साइंटिफिक स्किल्स में एक्सपर्ट करने के लिए वो कौन से इदारे हैं जो कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑल फेमिलियर विद द हायर एजुकेशन कमीशन, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन is not working only for the research skills, for the research empowerment we can say in the Pakistan, but here is another institute which is also government institute, लेकिन ये एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान में सिर्फ रिसर्च की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। एंड द नेम ऑफ दैट इंस्टीट्यूट इज़ द पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। हमारे बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे हैं जिनमें यंग रिसर्चर्स भी हैं, हमारी फैकल्टी भी है, जो इस अदारे की खिदमात से और इस अदारे में कौन कौन सी सर्विसेज हैं उनसे अच्छे से गो थ्रू नहीं हुए हुए। तो टुडे वी आर हैविंग विद अस द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एंड वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। वी आर हैविंग डॉक्टर शाहिद बेग विद अस एंड टुडे वी विल एक्सप्लोर विद हिम व्हाट इज पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और बीइंग अ यंग रिसर्चर आप इससे किस तरह से बेनिफिट्स ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फॉर योर प्रीशियस टाइम। शुक्रिया पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे फॉर द यंग रिसर्चर्स, हमारी फैकल्टी के लिए आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दें कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन किस माइंडसेट के साथ काम कर रहा है और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं जिससे यंग रिसर्चर्स और हमारी यंग फैकल्टी फ़ायदा उठा के अपनी साइंटिफिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती है। जी शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना। ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ये 1973 में इस्टेब्लिश हुआ। अच्छा। इसका जो मेन काम है वो पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फंड करना, रिसर्च को फंड करना, इसको पॉपुलराइज करना और साइंस की प्रमोशन करना पाकिस्तान में। अच्छा। तो इसके लिए पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो तो रिसर्च फंडिंग है। ठीक है। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और हायर एजुकेशन का फंडिंग का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन मेनली हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज, एग्जैक्ट, ठीक है। जबकि पाकिस्तान फाउंडेशन साइंस फाउंडेशन न सिर्फ ये कि यूनिवर्सिटीज को फंड करता है, यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स को फंड करता है, बल्कि ऐसे इदारे भी जो डिग्री अवार्डिंग नहीं है पाकिस्तान में, अच्छा, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं या रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी फंडिंग करता है और उसके साथ ऐसी इंडस्ट्रीज को भी फंडिंग करता है जो कि हमारे साइंटिफिक इदारों के साथ कोलैबोरेट कर सकें। वो जो जॉइंट प्रोजेक्ट अगर वो सबमिट करें उनको भी फंडिंग करते हैं। ठीक है। तो एक तो साइंस फाउंडेशन का ये काम है कि ये पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फंड करता है ताकि इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आए बिल्कुल पाकिस्तान की। और एक हमारा दूसरा जो काम है साइंस फाउंडेशन का, साइंस को पॉपुलराइज करना। ठीक है। कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, या इवन हमारे जो यंग रिसर्चर्स हैं, उसके लिए हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। हमारे साइंस कारवान्स हैं, ठीक, ये जिन्हें मोबाइल लैब्स कहते हैं। ये मोबाइल लैब्स जो हैं ये हमारे पास 9 ये साइंस कारवान्स हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान के रिमोट एरियाज में जाते हैं, ऐसे स्कूलों तक वो जाते हैं जहाँ पे मॉडर्न जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। बच्चों ने कभी ये
जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है ये देखा भी नहीं। तो ये साइंस कारवान्स वहाँ जाते हैं, इसमें हमारे ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये उन बच्चों को वो इक्विपमेंट दिखाते भी है और उन्हें मौका देते हैं कि वो बच्चे अपने हाथों से इन चीजों को इस्तेमाल भी करें। अच्छा, ये मोबाइल कह लें, मोबाइल कारवान, ठीक हो गया। इसमें आपको हम दिखाएंगे फिर कभी मौका मिला कि उसमें जो बेसिक जो साइंटिफिक इक्विपमेंट है वो हमने इंस्टॉल किया। तो वो बच्चे ऐसे स्कूलों के रिमोट एरियाज के, तो जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में हमारे 9 सेंटर्स हैं और हर सेंटर के अंदर एक वो मोबाइल यूनिट है। ठीक हो गया, ठीक है। ये मुख्य जैसे जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि हम खुद आइडेंटिफाई करते हैं एरियाज, कौन से एरियाज हैं, बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज, सिंध के रिमोट एरियाज, पंजाब के रिमोट एरियाज, इवन आजाद कश्मीर के, तो वहां पे जाके ये फिर उन बच्चों को मौका देते हैं कि वो उस कारवन के अंदर आए, इन चीजों को इस्तेमाल करें। फिर जो हमारे ट्रेनर्स हैं बाहर उनकी क्लासेस वगैरह लेते हैं। मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, इस हवाले से तो हमारा पूरा पाकिस्तान ही एक रिमोट एरिया है, सवाए बड़े शहरों के। तो हमारे तो सारे स्कूल्स के बच्चों को, क्योंकि साइंस तो हमारा बच्चा अभी 3 प्रेप में भी बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनको तो इसके साथ। हाँ जी, तो इस्लामाबाद में आपने देखा होगा यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं बड़े अच्छे, गवर्नमेंट के भी बड़े अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे हर तरह की लेबोरेटरीज भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं, टीचर्स वेल ट्रेन्ड हैं, हाईली एजुकेटेड। बिल्कुल। इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर आप बाहर जाएं तो आपको नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ना लेबोरेटरी है, अगर लेबोरेटरी है तो उसमें कोई सामान नहीं है। बिल्कुल। साइंस टीचर है तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, साइंस टीचर वो इस्लामियात भी पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है। तो ऐसे स्कूलों को हम, इस्लामाबाद के भी जो सबर्ब्स हैं जो वहाँ भी ये हमारे जो साइंस का ये थोड़े, ये जो कोविड की वजह से ये हमारी एक्टिविटी थोड़ी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज ये हमारा बड़ा एक एक्टिव प्रोग्राम है। मुझे तो ये, मैं पहली दफा इसके बारे में सुन रही हूँ और मैं तो ये चाहूंगी कि इसको आपको नंबर ऑफ मतलब जो आप कह रहे हैं कि एक सेटअप है, हाँ जी, सेटअप्स को भी बढ़ाना चाहिए और नंबर ऑफ विजिट्स, एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूट वो साल में 2 दफा तो जरूर विजिट करें, हर 6 मंथ में एक विजिट जरूर होना चाहिए। और हाँ जी, अल्लाह करे कि ये कोविड जो है ये कम हो जाए तो फिर हम अपनी रूटीन लाइफ, वो एक हेल्दी साइंटिफिक एक्टिविटी उस इंस्टीट्यूट में हो रही होगी, तो इन एक्टिविटीज को बढ़ाना हमारे लिए जरूरी है ताकि हमारे बच्चे छोटे होते से ये माइंडसेट ले सके कि साइंटिस्ट बेसिकली होता क्या है। और लाइक जिस तरह मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा हम साइंटिस्ट बनेंगे और हम गाड़ी बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से ये देखा और वो ये सब कुछ देखते हैं। तो हमारे बच्चों को अगर हम बचपन से ही बता दें कि साइंटिस्ट होता क्या है और वो किस तरह की चीजों से प्ले करता है, तो एक उनका माइंडसेट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो मोबाइल से ये होता है कि फिर आपके रिसोर्सेज ज्यादा वेस्ट नहीं होते कि आप हर इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करने की बजाय आपके पास है, हाँ जी, देख लेते हैं, अपने हाथ से कुछ करने हैं, उनको एक आइडिया हो जाए कि ये चीज भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। जब तक चीज देखी ना हो आपने तो वो किताबों से पढ़ के कॉन्सेप्ट निकले। हमने भी बचपन में कई चीजें वो पढ़ी थी, जुबानी याद कर लिया, लेकिन पता नहीं था कहाँ। और इस एज में बहुत, इवन दो कि 9th-10th में भी बहुत शौक होता है कि आप लैब में जा रहे हैं, बच्चे को प्रैक्टिकल करने का बहुत शौक होता है और बच्चा बड़े इंटरेस्ट से प्रैक्टिकल चीजों को करता है। वो स्टेज होता है ना बड़ा क्रिटिकल, जहाँ से आपने एक तो साइंस से इंस्पायर होना है। एग्जैक्टली। जब तक आप अच्छी चीजें नहीं देखेंगे, अच्छे साइंटिस्ट से आपका वो इंटरेक्शन नहीं होगा, आप उनको सुनेंगे नहीं। तो इसी साइंस पॉपुलराइजेशन में हम पॉपुलर लेक्चर्स करवाते हैं। अच्छा। एक तो साइंस फाउंडेशन में हमारा एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पॉपुलर लेक्चर अच्छे साइंटिस्ट को बुला के अच्छा लेक्चर करवाते हैं, लोगों को बुलवाते हैं। कुछ अर्सा हम ऑनलाइन भी करवाते रहे। फिर इसी तरह जो साइंस के मुख्तलिफ डेज होते हैं वो हम सेलिब्रेट करते हैं, इधर किसी डिग्निटरीज को, एक्सपर्ट्स को बुला के लेक्चर्स करवाते हैं। फिर ये जो बच्चे हमारे जो होते हैं, उन्होंने कोई चीज इन्वेंट की है, कोई डिजाइन की है, उन्हें हम प्राइजेस वगैरह देते हैं। अभी रिसेंटली हमने 3 बच्चों को, एक ने एक डायग्नोस्टिक किट बनाई थी, एक ने कोई इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट बनाया था और एक ने कोई ऐप बनाई थी। अच्छा। तो उन 3 बच्चों को उन्होंने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी वो पार्टिसिपेट किया था, वहां से भी उनकी अच्छी पोजीशन आई थी। तो हमने उन बच्चों को 1-1 लाख रुपए कैश प्राइज दिया। अच्छा। जहाँ बुला के मिनिस्टर को बुलाया, हमारे अच्छा। कुछ साइंटिस्ट, ताकि बाकी लोग भी इंस्पायर हों, अगर अच्छी साइंस करेंगे तो उनके लिए पाकिस्तान में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, रिकग्निशन भी है उनकी। अच्छा, इसके अलावा हम ये करते हैं कि हमारी जो
साइंटिफिक एक्टिविटीज होती हैं पाकिस्तान में, हम उनको प्रमोट करते हैं, अच्छा, उनको स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा, हमारा एक प्रोग्राम है फाइनेंशियल सपोर्ट टू साइंटिफिक सोसाइटीज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो जितने भी इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस हो, कोई सेमिनार हो, कोई आपने कोई इनवाइटेड स्पीकर बाहर से बुलवाना हो, तो उन इवेंट्स को पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन कवर करता है, फाइनेंशियली कवर करता है। तो पहले तो उसकी जो अपर लिमिट थी वो 2 लाख रुपए थी, 2 लाख। अभी जब से मैं आया हूँ तो हमने वो 1 मिलियन कर दी। अच्छा, इंटरनेशनल इवेंट हो, किसी को आपने बाहर से बुलाना है, उसका टिकट कवर करना है, उसे अच्छी जगह ठहराना है, उसे अच्छा चाय खाना देना है, ठीक है। फिर आपके जो कॉन्फ्रेंस की जो प्रिंटिंग है, मीडिया है, इसकी जो कवरेज है, तो उसके लिए हम 1 मिलियन रुपीज तक देते हैं। ठीक हो गया। और एक हमारा प्रोग्राम है साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, ठीक है। वो पूरे पाकिस्तान में सारे सूबों में हमने एक जो एग्जाम है वो कंडक्ट करते हैं। अच्छा, बच्चे टॉपर्स होते हैं ना स्कूल में, जो टॉप करते हैं मैट्रिक में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट वालों को हम इसमें नहीं करते कि उनके पास ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो ये हमारा इस प्रोग्राम का नाम है साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम, STFS। और इसमें हर साल हम 300 जो टॉपर्स हैं पाकिस्तान के तमाम सूबों के, उन्हें सिलेक्ट करते हैं। तो उन टॉपर्स को एक तो हम 10,000 पर मंथ फेलोशिप देते हैं, ग्रेट, वेरी गुड, ठीक ठीक। और उनकी जो हॉस्टल की फी है, उनकी जो कॉलेज की फी है, तो अभी तक हम तकरीबन कोई 1400-1500 बच्चों को इस तरह स्पॉन्सर कर चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में जो टॉपर्स होते हैं स्कूल में, बोर्ड में टॉप करते हैं, तो उनको हम 2 साल के लिए करते हैं। और अभी उसका लास्ट ईयर है, 1 साल की हमें एक्सटेंशन भी मिल गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो अभी ये कोविड की वजह से लास्ट ईयर हम वो उस तरह एग्जाम नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक वो इवेंट होता है, बिल्कुल पाकिस्तान में डिफरेंट सेंटर्स में एग्जाम होता है, जिन बच्चों के 75+ मार्क्स होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो उसमें जो टॉप से आते हैं उन्हें सेलेक्ट करते हैं, और एक बैच में 300 को करते हैं। तो अभी एक लास्ट बैच है, तो अभी हम वो बना रहे हैं उसका प्लान कि हमें कैसे एग्जाम वगैरह कंडक्ट करना है। ठीक, तो हो सकता है इसे हम फिर अगले सालों में भी ले लें इस प्रोग्राम को। एक हमारा और प्रोग्राम है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का, जिसे कहते हैं STEM। अच्छा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है पाकिस्तान में साइंस को प्रमोट करने का, बच्चों को इंस्पायर करने का। इसमें ये कि हमने जो अभी पाकिस्तान के जो सारे सूबों से 50 जो स्कूल्स हैं उन्हें सेलेक्ट किया है। अच्छा, और उन जितने भी बोर्ड हैं उन सबको हमने कहा कि जो उनके टॉपर्स हैं, ये भी गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है, ये भी गवर्नमेंट स्कूल्स के, ठीक है, क्योंकि वो आपको बताया ना कि प्राइवेट स्कूल में तो ये फैसिलिटी होती है, एग्जैक्टली इतनी फी देते हैं, वो तो अपने स्कूलों को कहते हैं कि आप हमें ये दें, अगर ना फीस लेने के बावजूद भी वो इस तरह की एक्टिविटी उस तरह से करवाते नहीं है। हाँ जी, क्योंकि वो एक प्रिविलेज क्लास है। हाँ जी, तो वो देखते हैं जो हमारे बिल्कुल, हाँ हाँ, एक्सेस नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ भी अच्छे स्कूलों में बाहर भी दे सकते हैं, लेकिन हमने तो मैसेज की बात कर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन मैन है, हाँ जी, आम आदमी का बच्चा उसे ये फैसिलिटीज जो नहीं अफोर्ड कर सकता। हमारा काम है साइंस फाउंडेशन बेसिक लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको, हाँ जी, जो भी साइंस के साथ बच्चों की नो हाउ है वो बेहतर हो सके। तो ये भी हम अभी हमने 50 स्कूल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, और उसमें भी हम ये 50 जो लेबोरेटरी जो इन्हें फैब लैब्स कहते हैं। अच्छा, फैब लैब्स में ये STEM का एक इंटरनेशनल मॉडल है जो कि काफी सारे मुल्कों में सक्सेसफुली वो चल रहे हैं। फिर उसमें बच्चे जो साइंस में जो चीजें पढ़ते हैं ना, वो फिर उन्हीं चीजों को मॉडल की फॉर्म में, मॉड्यूल की फॉर्म में आके खुद वो बनाते हैं, देखते हैं। जैसे अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, वो पढ़ता है कि ये हार्ट जो है ऐसे काम करता है, लेकिन उसने कभी देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट का एक मॉडल हो, वो उसे देखे कि हार्ट कैसे कैसे ब्लड लेके जाती हैं ऑक्सीजनेटेड, और कैसे लेके आती हैं। इस तरह इंजीनियरिंग के बहुत सारे वो मॉडल्स हैं जो कि बच्चों ने पढ़े होते हैं लेकिन देखे नहीं। तो वहाँ फैब लैब्स में ये बच्चे जाके एक खुद उन चीजों को बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो सिलेक्टेड बच्चे होंगे हर साल
ये उन लैब्स में आएंगे और इसके लिए जो ट्रेनर्स भी एक हमारे पास मास्टर ट्रेनर्स हैं, मास्टर ट्रेनर्स इन ट्रेनर्स को स्कूल टीचर्स को ट्रेन करेंगे। इसी तरह हर बड़े शहर में एक यूनिवर्सिटी होगी जो कि ट्रेनर्स को वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है ट्रेन रेलेवेंट वो इन ट्रेनर्स को ट्रेन करेगी। और एक जो हाई टेक लैब जो है स्टेम की एक यूनिवर्सिटी में होगी, बाकी उसके जो सराउंडिंग जो एरियाज हैं वहाँ के 10 स्कूल जो हैं वहाँ पे ये फैब लैब्स होंगी, ताकि बच्चे हाई टेक जो चीजें हैं उन्हें ना सिर्फ देखें खुद बनाएं और अपने उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों, जो एक साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ जो चीजें एक यंग रिसर्चर को लेके जाती हैं। तो ये प्रोग्राम जो है हमारे जो फ्यूचर के साइंटिस्ट हैं वो तैयार करें। इसी सेगमेंट के हवाले से मेरा एक सवाल है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जब कोई इस तरह का लॉन्च करती है कोई भी सेटअप, तो हम लॉन्च कर लेते हैं, एस्टेब्लिश भी कर लेते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि चेक एंड बैलेंस उस तरह से नहीं होता, तो उसकी फंक्शनिंग जो हम उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे आउटकम्स नहीं होते, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेड हो जाता है। तो आप इसकी चेक एंड बैलेंस और इसकी वर्किंग को किस तरह से असेस करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो है ना जो ओरिजिनली जो हमारे टारगेट्स होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, वो इसलिए कि जो आपने कहा ना चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल वो मॉनिटरिंग नहीं है इस तरह की, नहीं है जो विजिलेंट किस्म की और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की मॉनिटरिंग। एग्जैक्टली हमने जो अपनी ना सिर्फ ये प्रोग्राम, जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं रिसर्च फंडिंग भी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसकी भी मॉनिटरिंग जो है रेगुलर जो एक्सपर्ट्स हैं वो जाएंगे और जिस तरह इंटरनेशनल रिव्यू होता है वो एट साइट जाके उनकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और टाइम टू टाइम उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी असेस करेंगे। ठीक है, तो ये चाहे हमारा STFS हो, चाहे हमारा स्टैम्प प्रोग्राम हो, हमारा रिसर्च सपोर्ट हो, ये हमारी जो फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सोसाइटीज है, साइंटिफिक एक्टिविटीज, वो भी जब हम किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो हमारी एक टीम जाकर उस पूरे इवेंट को मॉनिटर करती है कि जो उन्होंने जिस चीज के लिए हमसे पैसे मांगे हैं हमने दिए हैं, तो क्या वो इवेंट हो भी रहे हैं या वो ऐसे ही। उन्होंने तो कहा था जी कि 200 लोग आएंगे तो उधर तो 10 लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने जिस तरह से वो कहा था इवेंट वैसे नहीं चला। तो ये जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है पहले भी एक्टिव है, लेकिन हम उसे और हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि हमारी जो मॉनिटरिंग है हमारे तमाम प्रोग्राम्स की ये बड़ी विजिलेंट और बड़ी ट्रांसपेरेंट हो, ताकि जो भी इस प्रोग्राम के टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम मीट कर सकें। ये इवेंट्स की स्पेसिफिकली आप बात कर रहे हैं वो तो फिर भी चले वन टाइम होता है, लेकिन इस लेवल पे ये जो आपकी कोशिश है पाकिस्तान में हाईटेक को प्रमोट करने के लिए और उन एरियाज में जहाँ पे बच्चों को एक्सेस नहीं है इन चीज़ों की, ये बहुत ज़्यादा अच्छा आपका प्लान है, बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है और हम उम्मीद करते हैं कि ये कोई रिजल्ट्स लेके आए और ये आप इंस्टॉल कर देंगे, इसको वर्किंग डेफिनेटली आपकी मॉनिटरिंग ही कर सकेगी, इसके फंक्शनल इसको करना और इससे आउटकम्स लेके आना आपकी जितनी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी मेरा ख्याल है उसी से ये पॉसिबल हो सकेगा कि आप। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पेसिफिकली हम यंग रिसर्चर्स पे फोकस कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन रिसर्च को कह रहे हैं कि बुनियाद से लेके ऊपर की तरफ लेके आ रही है और अपर लेवल तक उसकी सर्विसेज हैं, यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ तरह की जो ग्रांट्स हैं उनको भी ये देता है। तो हम इन ग्रांट्स के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करते हैं। एक यंग रिसर्चर जो है वो आपको किस किस तरह से आपसे रिसर्च ग्रांट्स ले सकता है? जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है डेफिनेटली आप विदाउट फैकल्टी किसी को नहीं देते, अगर वो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है और वो अपनी को लैब एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, उसका एक अच्छा रिसर्च ग्रुप है, उसके पास अच्छा रिसर्च आइडिया भी है लेकिन उसके पास फंड्स नहीं है, वो किस किस तरह से पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन से फंडिंग ले सकता है? जी शुक्रिया, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की डिफरेंट फंडिंग लाइन्स हैं। ठीक है, एक तो हमारा रिसर्च सपोर्ट प्रोग्राम है जो पूरा साल होगा। ठीक है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि आप अप्लाई, ठीक है, वेबसाइट पे वो टेम्पलेट ठीक हो गया, ये भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, कॉन्सेप्ट पेपर को पहले भेजना है, हमारी एक रिव्यू कमेटी होती है वो कॉन्सेप्ट पेपर को रिव्यू करती है, अगर वो कॉन्सेप्ट पेपर कन्विंसिंग है, हमारे रिव्यूअर्स उससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक हो गया, फिर हम उसे रिसर्चर को कहते हैं कि आप पूरी रिसर्च प्रपोजल सबमिट करें और इसमें यंग रिसर्चर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सीनियर भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी और फंडिंग हम लाइन्स हैं, स्कीम्स हैं, हम हर 2-3 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स अनाउंस करते रहते हैं। अच्छा, और पहले पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के पास बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं थी रिसर्च को फंड करने के लिए, करते रहते थे, लेकिन जितनी एक
नेशनल साइंस फाउंडेशन, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, जैसे मैंने कहा कि तमाम यूनिवर्सिटीज आती हैं इसके अंदर, रिसर्च के इदारे हैं, तो आई विश के हमारे को बहुत ज्यादा फंडिंग हुई। अभी रिसेंटली इस साल कुछ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स विन किए हैं प्लानिंग कमीशन से, हमने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसमें हमारे पास अच्छी हैंड्स ऑन फंडिंग है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे या जो भी यंग रिसर्चर्स हैं, मिड करियर है, सीनियर फैकल्टी सबके लिए है। ठीक है। अब इसमें ये कि कौन इससे फायदा उठा सकता है, इससे जो अर्ली करियर है वो भी फायदा उठा सकते हैं, मिड करियर भी और सीनियर फैकल्टी। बस आपके प्रोजेक्ट में जान होनी चाहिए। हाँ, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। अब एक तो वो प्रोजेक्ट की गाइडलाइन पढ़े, हर प्रोजेक्ट स्कीम की डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, जैसे एक में तो इंडिविजुअल रिसर्चर जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, हमसे फंडिंग ले सकता है, और एक में इसी में हम कहते हैं कि कंसोर्शियम हो, कि कंसोर्शियम में ये कि एक से ज्यादा वो रिसर्च ग्रुप्स इन्वॉल्व हो, एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस प्रोग्राम है कि आपका एक पार्टनर जो है वो लाजमी है एक इंडस्ट्री का हो। जैसे हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे यहाँ जिस तरह का एकेडेमिया इंडस्ट्री लिंकेजेस होना चाहिए वो है नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा रिसर्च एनवायरनमेंट पाकिस्तान में क्रिएट हो, एक कंड्यूसिव किस्म का, जिसमें हमारी इंडस्ट्री जो है हमारे एकेडेमिया के साथ मिलकर रिसर्च करे, पार्टिसिपेट करे। दुनिया में देखें जहाँ भी अच्छी रिसर्च हो रही है वहाँ एकेडेमिया और इंडस्ट्री मिलकर काम करते हैं, कि जितनी अच्छी रिसर्च है, प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेशन है, सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं। इसमें इंडस्ट्री जो है वो कोलैबोरेट करती है, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, फंडिंग करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह का कल्चर जो है प्रमोट नहीं हो सकता। जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करती है हमारे एकेडेमिया पे, वो ये समझते हैं कि ये बस एकेडमिक रिसर्च है ना, कि इसमें से पेपर लिखते हैं, थीसिस होते हैं और बस, और कोई प्रोडक्ट या इनोवेशन ये नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटीज में देखें इतने इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, इतने अच्छे इंजीनियर्स हैं कि वो इतनी अच्छी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री हमारी जिस तरह उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ना। अब जाहिर है कि एक साइंटिस्ट काम करता है, PSF से प्रोजेक्ट ले लिया या हायर एजुकेशन कमीशन से ले लिया, वो उसमें बहुत ज्यादा फंडिंग नहीं होती, उसमें एक फंडिंग आप एक हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए आपको एक पूरी एक टीम चाहिए, एक फंडिंग लाइन चाहिए, काफी ज्यादा फंडिंग चाहिए। तो ये अगर इंडस्ट्री हमारी एकेडेमिया के साथ मिलके काम करे, जहाँ उससे फंडिंग की जरूरत हो, जहाँ बड़े लार्ज स्केल पे कोई प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की जरूरत हो, सारे यूनिवर्सिटीज में तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ज्यादा ज्यादा पायलट स्केल पे तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रग बनानी है या कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है या और कोई इंजीनियरिंग की कोई प्रोडक्ट बनानी है, तो वो एक हद तक तो रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे ये कि जब तक हमारी इंडस्ट्री इसके अंदर कोई कोलैबोरेट ना करे, कोई लिंकेज डेवलप ना करे, हमारे साइंटिस्ट के ऊपर ट्रस्ट करे, कॉन्फिडेंस हो, साइंटिस्ट को भी कॉन्फिडेंस हो कि भी मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि जहाँ मेरी पब्लिकेशन और मेरे थीसिस वगैरह निकलेंगे, उसके साथ ही मेरी प्रोडक्ट भी आगे जाएगी। दुनिया में देखें जितने सक्सेसफुल मॉडल हैं, चाइना देख लें, वहाँ जितने अच्छे प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो टेक्नोलॉजी पार्क्स बने हुए हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ठीक है, वहाँ अपनी प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स आते हैं, उनके साथ मिलकर वो अपनी इन्वेस्ट करते हैं। एक स्टेज पे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए या बहुत बड़ी एक टीम चाहिए, वो एक साइंटिस्ट के पास या यूनिवर्सिटी में एक टीचर के पास कितनी बड़ी टीम होगी। मेरी तो डॉक्टर साहब ये ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो खैर बहुत जूनियर हूँ, कि हमारा जो रिसर्चर है वो अपने उस कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता। डेफिनेटली व्हेन यू हैव टू ड्राइव द कोलैबोरेशन, जब आपको असल प्रॉब्लम उठाना है तो उसके लिए आपको सर्वे करना जरूरी है, आपको लोगों से मिलना जरूरी है। आपकी महीने की तनख्वाह आधा नहीं है, बेशक आप बाहर निकलें, बेशक आप बाहर ना निकलें,
ہمارے کچھ سائنٹسٹ اچھے ہیں اچھی یونیورسٹیز میں, ہم ان کو اگر ایکسیپشنل کیس سمجھ لیں تو میجورٹی ہمارا یہی کام ہو رہا ہے. آئی نو الاٹ آف سائنٹسٹ, الاٹ آف فیکلٹی ممبرز جن کے پیپر لکھے ہوئے آ جاتے ہیں اور انہیں لکھے ہوئے پیپر کی بیس پہ وہ پروموٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو کوئی ہے جو یہ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے ہمارے پاکستان میں؟ یہ تو ذمہ داروں میں وہ کام کرتے ہیں نا, یہ تو ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, جو پروگریس ہے, جو پرفارمنس ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا, پروموشن کا کوئی کرائٹیریا رکھنا, اس میں تو سائنس فاؤنڈیشن تو جو پروجیکٹس کی جو ویلیویشن ہے اس میں اسی حد تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ان کی ہاں ایک ادارہ جو PCST پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, وہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ جو سائنٹسٹ کی ایک رینکنگ کرتا تھا کون سے سائنٹسٹ جو پروڈکٹیو ہیں, تو وہ ایک اچھا ہے, وہ پھر سے ریوائیو ہو رہا ہے. اور پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ایک ادارہ ہے پاسٹک, یہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہے. اس کا کام تو ہے یہ سائنٹیفک انفارمیشن کو ڈسمینیٹ کرنا. اور کس طرح کی سائنٹیفک انفارمیشن, جتنی بھی سائنسز کی انفارمیشن ہے نا کہ کس یونیورسٹی میں کون سی سائنس ہو رہی ہے, اگر آپ کو ایون اگر سائنٹیفک لٹریچر, اب تو لوگوں کے پاس وہ ڈیجیٹل ایکسیس ہے, اس سے پہلے وہ کرتے تھے سائنٹیفک انفارمیشن کے پیپرز وغیرہ پرووائڈ کرتے تھے. لیکن اب یہ وہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان میں سائنس ہو رہی ہے اس کی میپنگ کر رہے ہیں کہ کون سی یونیورسٹی کون سا کام کر رہی ہے, ان کے پاس ایکسپرٹس کون سے ہیں, ان کے پاس اکوپمنٹ کون سا ہے. تو اس کی ایک ویب سائٹ ہے فار ایگزامپل, یہ ایکسیس ہے وہ آپ اگر پلاسٹک کے ویب پیج پہ چلے جائیں نا, ٹھیک ہے, ویب سائٹ پہ, تو وہاں سے آپ کو یہ پاکستان میں جتنی بھی, ابھی وہ 100% کمپائل نہیں ہوا, تو آئی تھنک 70% کمپائلیشن تو جتنی بھی پاکستان میں سائنس ہو رہی ہے, کون کون سے سائنٹسٹ ہیں, کیا ایکسپرٹیز ہے, اکوپمنٹ کون سا ہے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اکوپمنٹ وہ فنکشنل ہے کہ نہیں. کئی ہائی ٹیک ہے نا ایسے اکوپمنٹ جو کہ ہر یونیورسٹی خرید بھی نہیں سکتی خریدنا. تو ایک تو یہ کہ وہ کہاں پہ پڑے ہوئے, دوسروں کو ایکسیس ہے کہ نہیں. اگر ایک بندہ کو بہت بڑا یہ ایک اسپیسیفک چیز کی طرف آتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے آپ کو ریسرچ پروجیکٹ سبمٹ کروایا تو وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ میں تو ایٹ لیسٹ جائے, اور وہ ڈیسک پہ ہی کیوں ریجیکٹ ہو جاتا ہے؟ ان دونوں میں ڈفرینس تھوڑا سا بتائیں. یہ دیکھیں کہ جو بھی پروجیکٹ ہم اناؤنس کرتے ہیں نا پروگرام, تو اس میں ایک گائیڈ لائن دی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں ڈیش بورڈ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈیش بورڈ میں وہ دیا ہوتا ہے کہ جی اس کا آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی ایٹ دا اینڈ یہ کہ اس سے اچیو کیا کرنا ہے, اور اسی طرح 5 6 7 وہ کویسچن دیے جو ریسرچر ہے اس میں ان کو ایڈریس کرنا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس کو ایڈریس کر لیتا ہے, اس کے بیسس پہ کانسیپٹ پیپر ہمیں لکھ کے بھیجتا ہے, تو ہماری جو ایکسپرٹس کی ٹیم ہے وہ دیکھتی ہے کہ پرابلم کیا ہے, اور پہلے اس پہ کتنا کام ہوا, ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, اور کیا وہ ٹارگیٹس کیا ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا یہ ایڈوانسمنٹ آف نالج ہے یا یہ ٹورڈ سم پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہماری جو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی پالیسی یہ ہے کہ ہم 30% ان پروجیکٹس کو فنڈ کر رہے ہیں جو کہ بیسک نیچر کی ہیں, 70% ہم ان پروجیکٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پروڈکٹ اورینٹڈ اپلائیڈ نیچر. پہلے جو پاس میں کیونکہ زیادہ پروجیکٹس تھے وہ بیسک نیچر کے بیسک تھے, ہوتے رہے, ٹھیک ہے, اس سے ایڈوانسمنٹ آف نالج تو ہوتی ہے. جی. تو اس سے پہلے جو پروجیکٹس تھے نا جتنے بھی پاکستان میں فنڈ ہوئے, 90% وہ بیسک ریسرچ کے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس سے نالج تو جنریٹ ہوتا ہے, ایڈوانسمنٹ آف نالج ہوتی ہے, اچھی ریسرچ پبلیکیشن ہوتی ہیں. لیکن جو پروڈکٹس اورینٹڈ ہیں یا اپلائیڈ نیچر کے پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً 10% تھے. اسی وجہ سے پاکستان میں پروڈکٹس بہت بڑا گیپ آ گیا. یہ ایک وجہ تھی کہ جو شروع میں آپ نے پوچھا تھا نا کہ انڈسٹری کا ہم ٹرسٹ جو سائنٹسٹ ہے کیوں نہیں گین کرتے, ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کیونکہ زیادہ بیسک ریسرچ تھی, ہمارا گیپ زیادہ آ گیا نا, ہم نے ان کو ریچ ہی نہیں کیا. ہاں, ہم نے ریچ نہیں کیا. وہ بس انڈسٹری جو ہے انہوں نے اپنا سسٹم ایسا بنا لیا کہ یہ بیسک ریسرچ کرتے ہیں, کیسے نہیں. ٹھیک ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بالکل, کہ بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں, ہمارے بڑے بڑے اچھے سائنٹسٹ, بالکل اچھا کام, بالکل بالکل. تو جب تک وہ انڈسٹری جو ہماری پروڈکٹ کو
ओन ना करे, ओनरशिप ना दे, बाद में वो हमें कोई गारंटी ना दे कि अगर आप ये प्रोडक्ट बना लेंगे तो ठीक है हम आपके साथ चलेंगे। इसकी लार्ज स्केल पे जो प्रोडक्शन है, उसके जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, उसमें वो सारा नहीं तो कुछ ना कुछ तो शेयर करें। तो ग्रेजुअली ये अब हम अक्सर वो प्रोजेक्ट्स जो हमारे हम अनाउंस करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं अपने रिसर्चर को वो इंडस्ट्री के साथ वो लिंकेजेस एक पार्टनर रखें। हम उन्हें कहते तो हैं कि वो 15 to 20% इंडस्ट्रियल पार्टनर भी उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि इन्वेस्टर हमारे जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो इन टर्म्स ऑफ काइंड कर दें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर कर दें, उसमें अपनी एक्सपर्टीज कर दें, तो मैन पावर इसमें शामिल कर दें, चाहे वो इसमें कैश की फॉर्म में वो इनपुट ना दें। ठीक है। अभी बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस पार्टनरशिप के साथ स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट ईयर से। ठीक ठीक। तो आई होप कि अगले 2-3 साल में प्रोडक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगी, और पाकिस्तान में भी जो साइंटिफिक कल्चर है, रिसर्च का कल्चर जैसे वेस्ट में है, तरक्की याफ्ता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ये 2-3 साल में जब अच्छे कोई प्रोडक्ट्स आएंगे, ये जो इंडस्ट्री है उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा हमारे एकेडेमिया के ऊपर, तो आई एम वेरी होपफुल कि अगले 5 सालों के बाद जो है बड़ी अच्छे हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स भी मार्केट में होंगे, और हम इसका जो साइंस फाउंडेशन का जो मेन मैंडेट है कि जो हम रिसर्च फंडिंग करें उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो, ना सिर्फ वो जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो लोकल जो नीड है उसे पूरा करें, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने के बाद। बिल्कुल। इसका डॉक्टर साहब इकोनॉमिकली तो जो बेनिफिट है, हमारा जो अपना रिसर्चर है वो ऐसे स्किल सीखेगा जो बच्चों को भी वो अप्लाइड स्किल सिखा सके, जो वहां से सीख के आएगा वो डेफिनेटली उसकी जो वो लैब वर्क है उससे मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह से कह लें कि हम इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ने जा रहे हैं। और डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह, आपकी जब हम रिसर्च एक्सपर्टीज को देखते हैं तो आप जेनेटिक डिजीज के एक्सपर्ट्स हैं। हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे डिजीज पे और इन चीज़ों पे आपकी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। ये कोविड की वैक्सीन अब हर बंदा करवा रहा है, तो एक ऐसा बंदा जो वैक्सीनेटेड है, क्या वो अब सोशली आज़ाद हो चुका है या उसको भी SOPs फॉलो करने चाहिए? थोड़ा सा इस बारे में भी कि ये जो हमारी जो वैक्सीन्स लग रही हैं इनमें से कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। थोड़ा सा इस हवाले से भी हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे। अभी चलिए, काम तो मेरा जेनेटिक डिजीज भी ज़ाहिर है, डिजीज में हाँ जी आता है, काम तो नहीं, लेकिन बायोलॉजी में मैंने कुछ किया हुआ काम। सही है। तो एक तो ये कि जितनी वैक्सीन इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है ये सारी एफिशिएंट है। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो वैक्सीन लग रही है चाइनीज वैक्सीन है। ठीक है। साइनोफार्म है, साइनोपैक है और पाकवैक है। जी जी, पाकवैक। These are equally efficient. ठीक है। जो वायरस के स्ट्रेन्स हमारे पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं उनके केस ये बड़ी एफिशिएंट है। ठीक है। तो जो भी अवेलेबल वैक्सीन है वो लगवा ली। ठीक है। तो मॉडर्ना वगैरह वो RNA बेस्ड है, वो भी एफिशिएंट है। तो ये वैक्सीन लगवानी जरूर चाहिए, चाहे इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जी मुझे तो इन्फेक्शन हो गया, मेरी तो एंटीबॉडी बन गई है, तो अब मुझे वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं है। ये जैसे देखें कि फ्लू है ना, सही है, फ्लू होता है, उसकी एंटीबॉडीज बनती है या आपने वैक्सीन लगवा ली है, अगले साल आपको फिर लगवानी पड़ती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम शुरू में तो ये एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद भी इसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो अभी एंटीबॉडीज की कितनी लाइफ है? अभी तो क्योंकि इन्फेक्शन को आए हुए 1 साल, 2, 3, 4, 5 साल लगेंगे इसको समझने में। बिल्कुल बिहेवियर जो है, इसका लाइफ साइकिल है, कैसे ये बिहेव करता है। तो इन्फेक्शन हुआ हो फिर भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ठीक है। और वैक्सीन लगवाने के बाद आप सोशली कैसे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, एहतियात वैसे ही करनी है, जैसे पहले मास्क लगाना है। जिससे इन्फेक्शन हुआ है या जिसने वैक्सीन लगवा ली है वो तो चले प्रोटेक्ट हो, लेकिन वो प्रोटेक्ट हुआ है जो जिस वेरिएंट के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हुई है। अगर कोई वेरिएंट नया आ गया, जैसे अभी पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट, हमारी वैक्सीनेशन जो है, अभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन या नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो हम साइनोफार्म लगवा रहे हैं ये डेल्टा के खिलाफ इतनी इफेक्टिव नहीं है। डेल्टा वेरिएंट
इन्फेक्ट करता है, लेकिन ये कि सिम्टम्स ज्यादा सीवियर नहीं आते। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन जैसे वैक्सीन लगी हुई है उस चलिए वो खुद तो प्रोटेक्ट हो, हाँ जी, उसकी वैक्सीन भी लग गई है, एंटीबॉडी बन गई है उसमें। लेकिन अगर एक वैक्सीनेटेड बंदा एक ऐसी जगह पे जाए जहाँ वायरस हो, या ऐसे बंदे से मिले जिसे वायरस है, उसके करीब खड़ा हुआ, इसने वायरस ले लिया, ये फर्ज करें मुझे वैक्सीन लगी, मैं किसी ऐसे बंदे से मिला जो कि वायरस कैरी कर रहा है, मैंने उससे हाथ मिला लिया या हमने एक ही सरफेस को टच कर लिया, मैंने उससे वायरस कैरी कर लिया। अब मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, अगर हुआ तो माइल्ड होगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, सिम्टम्स बड़े। लेकिन जब मैं अपने घर जाऊंगा, मेरे घर में या मैं दोस्तों में या अपने ऑफिस में आऊंगा, जिसको वैक्सीन नहीं लगी है या जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज है, मैं वायरस कैरी कर रहा हूँ, मैं उसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है, आई एम पोटेंशियल कैरियर। अगर कोई भी बंदा जो वैक्सीनेटेड है उससे भी उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs फॉलो करने हैं जैसे ऐसे बंदे ने किए हैं जिसे वो वैक्सीन नहीं लगी, वो खुद तो प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसने दूसरे लोगों को भी बचाना है, ठीक है। तो जिसे वैक्सीन लगी हुई है वो ये ना समझे कि अब मैं तो जहाँ भी जाऊँ और मास्क भी ना लगाऊं, मास्क भी लगाएं ताकि आप वायरस कैरी ना करें, ठीक है, कैरी करेंगे वो आगे सही हो गया, ठीक। तो SOPs फॉलो करने हैं। और दूसरा ये है कि अगर वो कोई ऐसा वेरिएंट से एक्सपोज हो जाए वैक्सीनेटेड बंदा जिसके अगेंस्ट उसकी वैक्सीनेशन नहीं है, तो इसे इन्फेक्शन भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आपके भी जानने वाले होंगे, मेरे भी जानने वाले हैं, जो कि डबल वैक्सीनेटेड थे, उन्हें भी इन्फेक्शन बिल्कुल हुआ, हाँ जी, तो वेरिएंट कोई और है। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की जो जेनेटिक प्रोफाइल ऐसी होती है कि वो एंटीबॉडी बनाती नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को देखें इन्फेक्शन हुआ है, वैक्सीन लगी, उसके बाद फिर इन्फेक्शन हो गया, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि मुझे एक दफा एक्सपोजर हो गया तो अब मुझे तो दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। क्या रेशियो होती है इस तरह के लोगों की? ये फॉर्चुनेटली बड़ी कम है, क्योंकि ज्यादा लोग जो हैं वो तो एंटीबॉडी बनाते हैं। हमारी जो हमारी अपनी जो बॉडी है वो खुद से बनाती है एंटीबॉडीज, और एक जो हम ये वैक्सीन, लेकिन कुछ लोगों की जो आप जेनेटिक्स कह लें या उनकी बॉडी कह लें, वो ऐसी होती है कि एंटीबॉडी बनाती नहीं, ठीक है, तो उन्हें तो वो इन्फेक्शन जो है वो बार बार हो सकता है। तो आप तो जेनेटिक डिजीज के एक्सपर्ट हैं, आप फिर क्या सजेस्ट करते हैं? तो यही है कि SOPs फॉलो करें, क्योंकि एक तो अभी इसकी जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग है उसमें तो काम हो रहा है अभी, अच्छा, बट इट विल टेक टाइम एग्जैक्टली कंक्रीट रिपोर्ट ऑन दिस। तो कुछ लोगों की जेनेटिक्स ऐसी होती है कि वो उसमें सीवियर डिजीज डेवलप होती है, ठीक है, किसी में माइल्ड डिजीज होती है, किसी में डिजीज होती नहीं है, वो एक्सपोजर हो जाता है, टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आते हैं, कोई सिम्टम नहीं आता, तो इट इज आवर जेनेटिक्स, ठीक है, हमारा जेनेटिक प्रोफाइल है, सही। हमारे कुछ जेनेटिक वेरिएंट्स ऐसे हैं जो कि डिजीज को ज्यादा सीवियर सिम्टम लाती है, सही, और कुछ लोगों में ऐसे होते हैं जो कि डिजीज प्रोटेक्टिंग होते हैं, उन्हें एक्सपोजर हुआ, उन्हें कोई डिजीज, एक घर में देखने कई लोग एग्जैक्टली इन्फेक्शन हो जाता है, सबको कुछ को सिम्टम्स आते हैं, कुछ को नहीं आता है, वो कहते हैं ये पॉजिटिव है, इम्यूनिटी लेवल है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। लेकिन जो वैक्सीन जितनी अवेलेबल है ये सारी की सारी एफिशिएंट है, ठीक है, ऑल्दो के इसमें वो जितना क्लिनिकल ट्रायल जिस लेवल के होने चाहिए थे ना, वो नहीं हुए, तो ये तो 2-3 साल के बाद पता चलेगा कि कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि अभी इसके जो साइड इफेक्ट्स भी हमें नहीं पता कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट डेफिनेटली होते हैं, तो हैं या नहीं है। अभी तक तो ये जो हमें वैक्सीन लग रही है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, अगर लाखों में किसी एक को आ जाए तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इतने तो एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अमेरिका का आपने सुना होगा जी, फलां वैक्सीन लगी तो बंदे की डेथ होगी, तो वो 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, एग्जैक्टली, इस तरह के केसेस पाकिस्तान में भी 6 लोगों की डेथ हुई, तो 70 लाख में अगर 6 लोगों की डेथ हुई है, द बॉडी बिहेवियर मुख्तलिफ जो है, किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट जो है
एक्सेप्टेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर गुड वर्ड्स, और आपने बड़ी डिटेल से पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन को समझाया। मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने जिन्होंने आपकी वेबसाइट बड़ी डिटेल से देखी उनको भी इन सारे फीचर्स का नहीं पता होगा। एंड आई होप सो कि हमारी जो यूथ है पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन की जो सर्विसेज हैं उनसे प्रॉपर तरीके से फ़ायदा उठा सके, और जितनी भी काविश पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का अदारा कर रहा है पाकिस्तान में रिसर्च के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उससे एफिशिएंटली आप लोग फ़ायदा उठा सकें, आप लोग वेबसाइट से गो थ्रू हों। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्कूल और कॉलेज लेवल के बच्चों के लिए भी हैं, नॉट फॉर द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओनली। तो हमें अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल से इसको समझाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नॉलेज।